ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा संविधान में टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ, है ना, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो कल हमने आर्टिकल नंबर 62 तक किया था। आज और फैक्ट्स देखते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड वो क्या क्या है। तो टॉपिक क्या रहेगा? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। देखना राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, तो एक बार उनको समराइज कर देते हैं। एक तो होगा पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, है ना, जेबी वीटो। वीटो को हिंदी में कहेंगे निषेधाधिकार। जेबी का मतलब जेब, है ना, शर्ट में जैसे जेब होती है, जेबी वीटो। अच्छा, एक हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस, NANC, ORDINANC, ऑर्डिनेंस। आर्टिकल नंबर 123 में आएगा। एक है जब सरकार अल्पमत में आएगी, अल्पमत में सरकार माइनॉरिटी में, तो अपने विवेक का सहारा लेंगे, अपना विवेक, अपनी मर्जी से कार्य करेंगे कुछ, है ना। और एक है ना, किसी अध्यादेश पर या किसी विधेयक पर सिग्नेचर कितने दिनों में करेंगे, उनकी अपनी मर्जी होती है। पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स आए और भी देखना। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इनकी शक्तियों के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास वो शक्तियाँ हैं जो ब्रिटेन के क्राउन के पास है, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट के पास है। कुछ अन्य संविधानविद हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ, उनका कहना है कि भारत का राष्ट्रपति एक कठपुतली की तरह है ना, एज ए पपेट, जैसे कठपुतलियाँ होती हैं। और भी कहा है कि किसी ने रबड़ की मोहर के रूप में भी बताया है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसा है जैसे एक रबड़ की मोहर होती है ना। ये उनके बारे में कुछ कमेंट किए गए हैं कुछ संविधानविदों के। खैर, हम पहले चर्चा करते हैं पॉकेट वीटो के बारे में। पॉकेट वीटो, वीटो का मतलब हिंदी में अगर इसको देखें, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या होता है ना, निषेध करना, यानी कि मनाही करना। ये भी वीटो क्या होगा, देखना जब कोई कानून बनता है ना, कानून कैसे बनेगा, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक फिर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनता है, मंत्रिपरिषद, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। या फिर मंत्रिमंडल, है ना। ये आर्टिकल नंबर 74 में पढ़ेंगे क्या, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, है ना। यानी कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसमें दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोकसभा डोमिनेट है, राज्यसभा के कम, लोकसभा के ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए कितने ही मिनिस्टर्स हो जाए, 50 या 60, कुछ भी, संख्या कोई निर्धारित नहीं है। हम मान लेते हैं कि इसमें 60 संख्या है ना। और फिर क्या होते हैं, राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखना क्या था, निषेधाधिकार। हम निषेधाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। एक आर्टिकल नंबर जो 74 है, अनुच्छेद नंबर 74 में क्या था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में। इसमें यह निर्णित किया गया कि राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे, है ना। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, लेकिन जो सलाह होगी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की, इसका अनुसरण करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे। उसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ, है ना, अनुच्छेद नंबर 74 में। ये कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। इसमें निर्णित किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसको वो वापस भेज सकते हैं सलाह के लिए। मान लीजिए कानून बनना है, तो कानून कैसे बनता है, पहले तो संसद में पारित होगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, शुरुआत जैसे भी। उसके लिए हम एक विधेयक का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, बिल्स का। मंत्रिमंडल चाहता है कि एक कानून बन जाए, कोई विधेयक है, वो फाइल मान लीजिए मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी। अब राष्ट्रपति महोदय उसको कंसीडर करेंगे, उस पर कोई विचार करेंगे अपना, या कोई पैनल बनाएंगे विचार करने के लिए।
राष्ट्रपति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सलाह है ये अच्छी नहीं है इनकी, है ना, कुछ और फेरबदल होना चाहिए, चेंजिंग होने चाहिए, एक फाइल भेजी गई, कोई प्रस्ताव, कोई संकल्प भेजा गया, है ना, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। देखना स्टेप फर्स्ट, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या परिषद का मतलब लोकसभा राज्यसभा के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स, है ना, जो मंत्रिपरिषद में शामिल है, जिनको मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, सबको मिलाकर मंत्रिपरिषद, और अगर कैबिनेट्स को मिला है सिर्फ मंत्रिमंडल। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई हमने। तो मंत्रिपरिषद ने या मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव या एक संकल्प या एक विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, है ना, कंसेंट के लिए, उनकी अनुमति के लिए। राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को लगा कि यह सही कानून नहीं बना हुआ, इन्होंने फिर से मंत्रिमंडल के पास वापस भेज दिया। स्टेप नंबर 2, है ना, किसमें कुछ सुधार करके लाए। अब मंत्रिपरिषद के पास ये विकल्प होगा कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके या पुनर्विचार किए बिना अगर राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया, अब राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, है ना। एक बार फिर से और समझिए, मंत्रिमंडल ने अपनी कोई सलाह राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी है ना, या कोई कानून बनना है, कोई विधेयक है, समझो एक फाइल है, एक फाइल भेजी गई है राष्ट्रपति जी के पास, है ना, कि इस पर सिग्नेचर करने हैं, कानून बनना है, कुछ भी, इसको हम सलाह कहेंगे या प्रस्ताव कहेंगे। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव पर कंसीडर कर, अपने विचार करके उसको वापस मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के पास वापस भेज दिया और ये कहा कि इस पर पुनर्विचार करना है ना। मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके या पुनर्विचार किए बिना अगर वो दोबारा राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया, अब राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। अब उनको अपनी ये कंसेंट देनी पड़ेगी, है ना, अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। ऐसा कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, है ना। इसी में एक बिंदु और भी जोड़ा गया, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति महोदय को क्या सलाह दी, ये मामला किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, इसको लेकर मुकदमेबाजी नहीं की जा सकती। यानी कि गोपनीयता है मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल इसकी, राष्ट्रपति की, है ना, अपनी गोपनीय रूप से कार्य करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम पढ़ रहे हैं पॉकेट वीटो के बारे में, ये तो इसके बारे में बात हुई, है ना। अब जैसे ही राष्ट्रपति जी के पास आता है ना एक ये प्रस्ताव, राष्ट्रपति महोदय उस पर कितने दिनों में सिग्नेचर करेंगे, ये उनका अपना विवेक है कि अपनी मर्जी से काम लेंगे, कितने दिनों में करें, वो आज ही कर दें, कल को करें, 1 महीने में करें, 1 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में। ये जो इतने दिनों तक रखा है इसको पॉकेट वीटो, ठंडा बस्ता भी बोलते हैं, है ना, या जेबी वीटो, है ना। तो एक कानून है कि संसद में जो रिजर्वेशन मिलना है महिलाओं को, है ना, कि संसद में अब तो ये मांग कर रहे हैं 33% या 50% की कि 50% महिलाएं 50% पुरुष होने चाहिए, लेकिन ये कानून अभी तक नहीं मिला। बहुत दिनों से कंसिडर ऐसे चल रहा है कि, है ना। एक मामला है डाक विभाग का मामला है, पोस्ट ऑफिस का, कि पोस्ट ऑफिस में कुछ जो वहाँ के पदाधिकारी हैं वो अर्ध सरकारी हैं, पूरी तरीके से सरकारी नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये पारित हो जाए संसद में। 1964 और 65 का मामला है जो डाक खाने से संबंधित है। इस पर अब तक सिग्नेचर नहीं किए राष्ट्रपति ने, कितने राष्ट्रपति बदले गए, है ना। तो इस विधेयक को या उस जो प्रस्ताव जो आया है डाक खाने से संबंधित, उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, वो रख सकते हैं ऐसा। उस पर आज ही कानून बना दे, आज ही मोहर लगा दे, आज ही सिग्नेचर कर दें, लेकिन अपनी मर्जी है। समझना ना, पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को या किसी प्रस्ताव को या किसी फाइल को या किसी संकल्प को अपने पास कितने दिनों तक रख सकते हैं बिना सिग्नेचर के, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, है ना, जेबी निषेधाधिकार। आया समझ में? आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, आगे अब दूसरा पढ़ते हैं फिर। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप ये। ओके, अब पढ़ते हैं हम अध्यादेश, ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस वो भी होता है आयुध डिपो, है, स्पेलिंग उसकी अलग है, इसकी अलग। अध्यादेश, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ORDINANC। ऑर्डिनेंस क्या होता है ना, देखना। इसे एक एग्जाम्पल से पहले वर्डिंग क्लियर करें। 4 शब्द होते हैं, एक तो होता है कानून, कानून को ही हम क्या कहेंगे, विधि, कानून या विधि, इंग्लिश में लॉ, LAW, है ना। एक होता है फिर अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट, ACT। एक होता है विधेयक, विधेयक को इंग्लिश में बिल, BIL। एक होता है अध्यादेश, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस,
ऑर्डिनेंस, है ना, 4 चीजें हैं इसमें। तो ये पहले शब्दावली क्लियर करें, उससे समझ आएगा वो भी। देखना, कानून या विधिया लो क्या होते हैं? संविधान में जो एज इट लिखे हुए, मूल रूप से मूल संस्करण में जो भी नियम लिखे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? विधि या लो कहलाएंगे। और या फिर इन विधि के कानून के जो छोटे भाग हैं, 1 2 3 ऐसे होते हैं ना, सब पार्ट होते हैं उसके, उपभाग। मान लीजिए कानून नंबर 10 है, 10 का हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे किए, तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं ये क्या हो जाएंगे? ये अधिनियम हो जाएंगे। या फिर हमने संविधान में संशोधन करके जोड़कर अलग से लिखा है, जैसे मनरेगा कानून है, मनरेगा REGA, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया ना बाद में। जैसे पोटा बना है, POTA, ये जोड़ दिया बाद में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट, है ना। ये जो एक्ट बना बाद में, एक्ट का मतलब है हमने बाद में जोड़ा है, कोई भाग जोड़ा गया है। तो कानून में और अधिनियम में क्या अंतर हुआ? कानून तो मूल रूप से जो संविधान की बुक में लिखे हुए थे, है ना। एक्ट क्या हुआ? जो हमने बाद में संशोधन कर करके जोड़ दिए उसमें, वो अधिनियम कहलाएंगे। या फिर कानून के छोटे भाग ही एक्ट कहलाएंगे। अंतर है ना दोनों समझ में? इनको आप एक ही चीज मानिए, इनकी शक्तियां और पावर्स वही हैं, एज इट है दोनों की, कानून का ये, अधिनियम का ये। ओके। विधेयक क्या होता है? ऐसा कोई कानून या ऐसा अधिनियम जो अब तक नहीं बनाने, ये बनने की प्रोसेस में है, हम बनाने जा रहे हैं इसको, कानून को। एक जैसे डाक खाने वाला मामला है, तो अभी तो विधेयक है, इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किए। जब सिग्नेचर कर देंगे उस दिन वो एक्ट बन जाएगा। जैसे मनरेगा जो कानून बना हुआ है, कि है तो एक प्रोग्राम रोजगार वाला, लेकिन राष्ट्रपति जी ने जब सिग्नेचर किए थे उस दिन ये एक्ट बन गया था, है ना। तो जब राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करते हैं किसी विधेयक पर, वो क्या बन जाता है? फिर अधिनियम बन जाता है। मान लो हम आज की डेट में कोई विधेयक पारित लाएं, एक ऐसा विधेयक करने जाएं कि हमारी जो ट्रैफिक है वो राइट साइड में चलेगा, लेफ्ट में नहीं चलेगा, ये तो एक सामान्य विधेयक हो जाएगा। हालांकि इसका चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, एक विधेयक का, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाने जाए कि हमारे जो ट्रैफिक से रिलेटेड है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर होने के बाद में वो अधिनियम हो जाएगा, है ना। फिर से देखिए, मूल संस्करण में जो लिखे हुए थे हमने जो बाद में जोड़कर बनाए, या फिर इनके छोटे भाग को अधिनियम कहेंगे। विधेयक क्या होता है? कानून बनने से पहली प्रक्रिया जो होगी वो विधेयक कहलाएगी, है ना। ये तीनों चीज। नंबर 4, अध्यादेश। अध्यादेश देखिए क्या होंगे? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ये होंगे कि कानून बनने में कितना टाइम लग जाए अधिनियम में, विधेयक कितने दिनों तक पेंडिंग रहे लोकसभा या राज्यसभा में, है ना, या राष्ट्रपति महोदय अपने पास ठंडे बस्ते में रख ले, पॉकेट वीटो के नाम से, है ना। तो क्या हो जाएगा? हमें एक कानून आज ही चाहिए, आज ही नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता आज ही। अगर ये कानून आज ही लागू ना हुआ है, 1 2 दिन में लागू ना हुआ, इसके कुछ दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसके भी पावर्स और शक्तियां वही सब होंगी जो कानून की, अधिनियम की होती है। समझ गया ना? यानी कि कानून या विधेयक नहीं लाया गया वहां पर, है ना। इसकी तो एक लंबी प्रक्रिया है, कब कानून बने। बताना आपको कि डाक खाने से संबंधित एक कानून बनना है जो 1964 और 65 से अभी तक पेंडिंग है, वो नहीं कानून बना। तो ऐसे ही हमें एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अभी जैसे 2018 में एक कानून बना है 3 तलाक का मामला, वो लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने ऐसा समझा कि नहीं, ये तो पारित होना अनिवार्य है, कि ये कानून लागू होना अनिवार्य है अभी, तो सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया था। क्वेश्चन आया हुआ है कि अध्यादेश अब तक कितने जारी हुए हैं? तो 1951 में पहला हुआ था, अब तो शायद 700 से भी ज़्यादा है। ये जो सरकार अब है हमारी एनडीए की, दूसरी बार, इसमें शायद 37 या 38 हो चुके हैं अभी तक। 3 तलाक का जो मामला है ये 38वां अध्यादेश है ये, है ना, इस सरकार का। वैसे तो 700 से भी अधिक है टोटल, अगर संविधान लागू होने की डेट से अब तक देखें 700 मोर देन। तो ये समझ में आया ना शब्दावली, अध्यादेश क्या होता है। तो हम अध्यादेश पढ़ने जा रहे हैं कि अब इसकी विशेषता देखिए अध्यादेश की। ऑर्डिनेंस जो होगा, अध्यादेश। क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है ना। आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत या तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति, है ना। आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं। 213 के अंतर्गत राज्यपाल भी जारी करते हैं, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अध्यादेश जैसे जारी हुआ, मान लीजिए आज से कोई कानून लागू हुआ है, इसकी वैधता आती है, वैलिडिटी, वैधता, है ना, कि अध्यादेश की वैधता कितने दिनों तक रहेगी। इसका आंसर एक तो ये भी है, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह, है ना, यानी कि 6 वीक्स। और एक आ जाएगा 6 माह, 6 माह का मतलब मंथ्स, 6 महीने या 6 सप्ताह। इसमें आप लॉजिक समझिए।
देखना, अगर हमने कोई अध्यादेश आज से ही लागू किया है और उस अध्यादेश की शक्तियां हुई होंगी जो एक कानून की होती हैं, है ना। आज की डेट से क्या होगा, यहां पर अध्यादेश कब जारी होगा, अगर कोई सत्र अस्तित्व में नहीं है। सत्र क्या होते हैं, पहले इनको समझिए आप। सत्र, सेशंस। सेशंस, सत्र 3 तरह के होते हैं यहां पर। एक तो शीतकालीन हो जाएगा, शीतकालीन सत्र, यानी कि विंटर सेशन। और एक आ जाएगा ग्रीष्मकालीन, ये आ जाएगा समर सेशन। और एक मॉनसून सत्र, मॉनसून सेशन। 3 तरह के सेशन हैं। सेशन में और बैठक में अंतर समझिए पहले। सेशन में और मीटिंग में, सत्र में और बैठक में क्या अंतर। सत्र स्थायी हुआ करते हैं, सेशन स्थायी होते हैं, बैठकें अस्थायी होती हैं, है ना। 1 वर्ष में 3 सेशन होने अनिवार्य हैं, 2 तो होने ही उसमें। 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से अधिक का समय ना जाए, इमरजेंसी लग जाएगी। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये टॉपिक अलग पढ़ा जाएगा। अब तो याद रखिए कि 3 तरह के सेशन हैं भारत में लागू, और अगर 2 भी सेशन करते हैं किसी कारण से, तो 2 सेशंस के बीच में, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय ना होना चाहिए, है ना। तो शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन और मानसून सत्र, है ना। ये 3 तरह के सत्र हैं। अगर कोई सत्र अस्तित्व में नहीं होगा, यानी कि कोई लोकसभा में कोई भी सत्र संसद में नहीं चल रहा है ना, ना तो ग्रीष्मकालीन, ना शीतकालीन, ना मानसून। अब जैसे मानसून शुरू होने वाला है ना, तो क्या होगा, हमें तो कानून की आज ही आवश्यकता है। राष्ट्रपति महोदय एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो आज की डेट से ही प्रभावी होगा। एक तो याद रखना, जब कोई सत्र अस्तित्व में नहीं होगा, अगर सत्र चल रहा है ना, फिर नहीं अध्यादेश जारी होगा। सत्र ना चलना चाहिए, यानी कि संसद में सत्र नहीं बुलाया गया अभी, अब जारी हो सकता है अध्यादेश। कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति महोदय। ये मानसून सत्र होने वाला है शुरू, है ना। तो क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करेंगे आज की डेट से सत्र शुरू होने तक, और जिस दिन सत्र शुरू हो जाएगा उस दिन से 6 सप्ताह गिने जाएंगे। मान लीजिए 2 महीने बाद मानसून सत्र होने वाला है शुरू, हमें तो आज ही करना है, तो ये आज की डेट से 2 महीने, और जब सत्र शुरू हो जाएगा उसमें सबसे पहले 6 सप्ताह के अंदर वही अध्यादेश जारी होना है ना। मानसून सत्र होने वाला है और हमने आज की डेट से किया है टुडे। फिर मानसून आएगा, मानसून सत्र, इसके 6 सप्ताह, है ना। मान लीजिए जो मानसून सत्र है ये 2 महीने बाद होगा शुरू, 2 महीने बाद, और हमने तो आज जारी कर दिया अध्यादेश। हमने आज अध्यादेश जारी किया, तो आज के दिन से 2 महीने तो ये, और जब यहाँ पर मानसून सत्र शुरू हो जाएगा फिर 6 सप्ताह ये मैक्सिमम, चाहे वो पहले ही सप्ताह में कर ले इसको या दूसरे सप्ताह में कर ले, तो 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीना। अगर हम इसके लास्ट डे में करते हैं तो 2 महीने ये और 1.5 महीना ये, कितने हुए, 3.5 महीने। 2 महीने हो जाएगा और 1.5 महीना है, 3.5 महीने हो जाएंगे इसकी वैधता, है ना समझ में। अगर 1 वर्ष में 2 ही सत्र चलने हैं तो 6 महीने का टाइम है, तब ये इसकी लास्ट वैलिडिटी 6 महीने। लेकिन जब सत्र अस्तित्व में आ जाएगा अब 6 सप्ताह, है ना। मान लो जो एक 5 दिन है सत्र शुरू होने में, है ना, हमने आज से शुरू कर दिया तो 5 दिन तो ये प्लस सत्र शुरू होने के 1.5 महीना हुआ जाएगा, 6 सप्ताह, है ना। इनमें इसको वेरीफाई कराना है, अनुमोदित कराना है। अगर ये पारित नहीं हुआ अब इसके अध्यादेश की वैधता नील मानी जाएगी, अब ये डेड हो जाएगा अपने आप ही, समझ गया ना। तो कहां पर हमें 6 सप्ताह आंसर लगाना है, कहां पर हमें 6 मंथ लगाना है, ठीक है ना। सत्र शुरू हुआ तो 6 सप्ताह तक, सत्र नहीं है तो वो सारे टाइम गिना जाएगा उसको, उससे पहले भी, है ना। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि अध्यादेश कौन जारी करता है। अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत 213 के, और राष्ट्रपति महोदय 123 के, है ना। वैधता दोनों की 6 सप्ताह और 6 माह। ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कि ऑप्शन में कहां पर। अच्छा जी, तो ये अध्यादेश जब जारी हो जाएगा क्या कानून का रूप ले लेगा कि इतने दिनों के लिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं सरकार अल्पमत में अपना विवेक कैसे लेती है, कि ना, तो इसको भी कर लेते हैं। ये नोट कर लीजिए अगर करना चाहें तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पॉकेट वीटो अध्यादेश अब पढ़ते हैं अल्पमत या विवेक में आना, है ना, कि राष्ट्रपति का अपना विवेक क्या होगा या फिर डिजायर क्या होगी उनकी, कब अपने विवेक का सहारा ले सकते हैं। ओके जी,
जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आप। ओके, देखना राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा कब लेते हैं? राष्ट्रपति का अपना विवेक, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, इच्छा विवेक, विवेक, ये कभी वो समझ ले, विवेकानंद है ना। चलो खैर, तो देखना जो सरकार बनती है ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो साधारण बहुमत से बनती है। आपको पता है साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब 50% + 1, विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित और भाग लेने वालों का 2/3 भाग या 66%, है ना। तो कोई भी जो सरकार बनती है वो 50% + 1 से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, है ना, सिंपल मेजोरिटी। ये कितना होता है? 50% + 1, आधे से एक अधिक। जैसे लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं? 545, है ना। इसका 50% + 1 निकालते हैं, यानी कि 545/2, इसका आधा हो जाएगा और +1 ये आ जाएगा 100 कितनी 272 हुआ, यानी कि 273। इतनी सीट्स होनी चाहिए, इतने MP होने चाहिए। जैसे लोक सरकार बननी केंद्र सरकार, तो टोटल सीटों का 50% से एक अधिक 273 मेंबर। अगर 273 MP हैं तो सरकार बनी हुई है, तो नहीं तो नहीं। यूपी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कितनी है टोटल? 404, इसके आधे से एक अधिक, आधा करेंगे इसका, यानी कि 404 का आधा कितना हुआ? 202 और +1, 203 सीट होनी चाहिए MLA, 203 MLA होने चाहिए तो सरकार बनी रहेगी। कोई भी सरकार जो बनती है वो साधारण बहुमत से बनती है, याद रहेगा। ओके, तो 273, अगर इतने मेंबर नहीं ना, मान लो उस पार्टी के पास में 200 मेंबर रहे, 200 MP हैं, तो हम इसको कहेंगे कि सरकार अल्पमत में आई है। अल्पमत, अल्पमत या माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, मेजोरिटी खुद ही इसने अपनी, है ना, माइनॉरिटी में। क्वेश्चन आया हुआ कि प्रधानमंत्री को किस रीति से पद से हटाते हैं, है ना। क्या आ जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। राष्ट्रपति को हम कैसे हटाते हैं? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 61 में हमने पढ़ा था। तो सरकार अगर अल्पमत में आती है, जितनी हमें सीटें चाहिए अगर उससे कम है वो अल्पमत में आ जाएगी, है ना। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक का सहारा लेते हैं, अपनी मर्जी से बुलाते हैं। या आप समझो कि देश में नए इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में किसी भी पार्टी को या पार्टी के गठबंधन को, 2 या 2 से अधिक पार्टी ने मिलकर एक गठजोड़ बना लिया अपना, जैसे NDA और UPA बना हुआ है, उनमें भी अगर 273 ये सीट्स नहीं है, अब सरकार अल्पमत में आ जाएगी। या तो री इलेक्शन हो वहाँ पर, दोबारा इलेक्शन, लेकिन री इलेक्शन से बचने के लिए राष्ट्रपति महोदय उनको कुछ टाइम देते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ अपने विवेक का सहारा लेते हैं। यही कार्य राज्यों में राज्यपाल करते हैं, क्योंकि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति का एजेंट बताया गया है। तो सरकार अगर अल्पमत में आती है, राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा लेते हैं कि वो किस पार्टी को इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर 200 MP है ना, होने कितने चाहिए? 273, 73 की अभी और कमी है। तो सरकार इस पार्टी को या पार्टी गठबंधन को टाइम देगी, कुछ 10 दिन का टाइम, 13 दिन का टाइम है, 14 दिन का, 20 दिन का, कितना ही टाइम दे सकती है। कि टाइम फ्रेमिंग यहाँ पर हो जाएगी कि इन 13 डेज में, 14 डेज में आप अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। जो अभी 73 मेंबर्स की कमी है ना, 73 MP की जो कमी है, वो सरकार कहीं से भी करे, यानी कि जो पार्टी है ना, पार्टी आला कमान या पार्टी का गठबंधन कहीं से भी अरेंज करे, वो 73 और ऐड करके दिखाने हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अब वहां पर या तो इमरजेंसी लगेगी या री इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा वहां पर सरकार वो बनेगी, इलेक्शन होंगे। एक बार ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी बने थे ना 13 डेज के लिए, 13 दिन के लिए, तो राष्ट्रपति महोदय ने उनको 13 दिन का समय दिया था अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। वो नहीं कर सके थे, सरकार अल्पमत में आ गई थी, तो इसीलिए सबसे कम समय की सरकार बनी थी 13 डेज के लिए। तो सरकार ये राष्ट्रपति महोदय टाइम दे सकते हैं पार्टी को कि अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। ये उसमें अगर नहीं करते तो वो अपना बहुमत खो देगी और या तो री इलेक्शन होगा, इमरजेंसी जैसे भी होगी। राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अपना विवेक का सहारा लेते हैं, है ना। दूसरा, किसी भी कारण से आकस्मिक प्रधानमंत्री का अगर पद रिक्त हो जाता है ना, जैसे 84 में 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा, अगला PM किसे बनाना है उसकी घोषणा की जाएगी पहले, वरना यहाँ पर अराजकता फैलने के चांस हो जाते हैं फिर, है ना, कि कोई बाह्य शक्ति है या कुछ और भी राजनीतिक उथल पुथल ना हो जाए, है ना। ये प्रधानमंत्री का पद आकस्मिक रिक्त होने से अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया जाए? राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा लेते हैं। सरकार अल्पमत में आने पर अगली सरकार के लिए किसको बुलाएंगे, कितने दिन का समय देंगे, ये राष्ट्रपति का अपना विवेक होगा, है ना। दूसरा एक ऐसा होता है, कभी कभी नए इलेक्शन हुए, वही 273 चाहिए यहाँ पर, 273,
सपोर्ट, है ना। लेकिन वहाँ पर जो पार्टीज हैं उन्होंने ये गठबंधन भी अपना नहीं बनाया। मान लो कोई पार्टी है ए बी सी, ए के पास 100 है यहाँ पर, बी के पास भी यहाँ पर 200 हैं और इसके पास 150 हैं, है ना। और टोटल मेंबर कितने 545 और भी हैं, अदर्स भी हैं, और डी ई एफ कितनी पार्टीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं किसी का भी यहाँ पर 273 नहीं है मेंबर्स, एमपीज नहीं है। हालांकि ये बनते कि सबसे ज्यादा किसके हैं, बी पार्टी के हैं, बी को बुलाना चाहिए, लेकिन वो ए को भी बुला सकते हैं, वो सी को भी बुला सकते हैं, वो डी को भी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति का अपना विवेक है कि एक बिहार में केस हो गया था ऐसे ही, जब वहाँ के राज्यपाल थे बूटा सिंह, तो बूटा सिंह ने जो सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं था राज्य में, लेकिन उन्होंने किसी भी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया था, है ना। वो केस चला था एक, वो एक परंपरा होती है कि जो बड़ी पार्टी है उसको बुलाए वहाँ पर, है ना। लेकिन परंपरा तोड़ी जा सकती है, कानून नहीं तोड़े जा सकते। इसको आप ऐसे समझिए, एक नया इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, है ना, जनरल इलेक्शन, आम ये हुए हैं चुनाव, उसमें पार्टी है एबीसी, इसे 100 सीट्स मिली है, 200, 150 अदर्स को मिली हैं। किसी के पास भी 273 नहीं है, 273 नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इनमें से किसी को भी बुला सकते हैं, जरूरी नहीं कि बी को ही बुलाएं, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा है। ये तो परंपरा है कि जिसकी ज्यादा है उसको इन्वाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, है ना। लेकिन किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति का अपना विवेक है, वो चाहे तो ए बी सी डी किसी को ना बुलाएं, री-इलेक्शन की घोषणा कर दें। वो चाहे तो ए को भी बुला सकते हैं, ए को कहें 100 है आपके पास, इन्हें 273 करके दिखाइए, 273 बनाइए एमपी, कहीं से भी लाओ, गठजोड़ करो, जो निर्दलीय उनको अपने आप में शामिल करो, है ना। तो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। हम क्या समझते हैं कि जो बड़ी पार्टी है उसको बुलाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ये परंपरा है, लेकिन एक ट्रेडिशंस बन गई ऐसी, है ना। तो इसमें अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा या कॉल कीजिएगा, जैसे भी है। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी अगला टॉपिक करते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ विशेषताएं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, 2 बार कौन बने थे, कौन दलित प्रथम बने, कौन मुस्लिम बने, कौन वैज्ञानिक बने, महिला कौन बनी, तमाम इन चीज़ों के बारे में लिखवाएंगे, उनका क्रम भी आ जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए।